नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक आप लोगों के मैसेज के अनुसार मैं एक टेक्नीशियन का पेपर सॉल्व करूंगा जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर डिवीज़न केजीपी डिवीज़न में 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ था। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर। जो ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो उसकी लेंथ होती है कितनी? 500 mm, 500 mm। कितनी होती है? 500 mm। अब अलग अलग इंसुलेटर की अलग अलग लेंथ होती है। तो बीटी की अपनी जो लेंथ होती है वो 500 mm होती है, और जो एसटी की जो लेंथ होती है वो 525 mm होती है, और जो 9 टन इंसुलेटर की जो लेंथ होती है वो 542 mm होती है, और जो सेक्शन इंसुलेटर होता है उसकी होती है जो 500 mm होती है, और जो टाई रॉड इंसुलेटर होता है, कौन सा? टाई रॉड इंसुलेटर जो एसआई में आइसोलेटर में लगा होता है वो 550 mm की उसकी लेंथ होती है, और जो एक पेडिस्टल इंसुलेटर होता है, कौन सा? पेडिस्टल इंसुलेटर होता है उसकी होती है 420 mm की। तो कितनी बीटी की 500 mm, एसटी इंसुलेटर की 525 mm, 910 की 542 mm, सेक्शन इंसुलेटर जो होता है उसकी होती है 500 mm, और टाई रॉड इंसुलेटर की होती है 550 mm, और जो पेडिस्टल इंसुलेटर होता है उसकी होती है 420 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्टैंड आर इन जी जंपर। जो जी जंपर होता है उसमें कितने स्टैंड होते हैं तारों के? तो जो जी जंपर होता है उसमें कितने होते हैं? 133, 133 स्टैंड होते हैं। कितने होते हैं? 133 स्टैंड। अब जी जंपर में तो होते हैं 133, ठीक है। सी जंपर और कैटनरी वायर में होते हैं 19 स्टैंड। कितने होते हैं? 19। और जो एंटी क्रिप बार होता है, एसीसी बार जो होता है, उसमें भी कितने होते हैं? 19 ही स्टैंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ लार्ज स्पान वायर, एलएस वायर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो एलएस वायर का होता है 14.70 mm। कितना होता है? 14.70 mm। कैटनरी वायर का डायमीटर कितना होता है? कैटनरी का 10.54 mm, और कॉन्टैक्ट का कितना होता है? 12.24 mm। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ जी जंपर यूज्ड एट इंसुलेटेड ओवरलैप। जो इंसुलेटेड ओवरलैप होता है उसमें जो जंपर प्रयोग होता है उसका क्या नाम है? तो इंसुलेटेड में कौन सा होता है? एफ जंपर लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? एफ जंपर। अब ओवरलैप दो प्रकार के होते हैं, एक इंसुलेटेड ओवरलैप और एक अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो इंसुलेटेड ओवरलैप में तो एफ जंपर होता है, और अनइंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है UIOL, उसमें हम कौन सा जंपर प्रयोग करते हैं? जी जंपर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अनइंसुलेटेड ओवरलैप पूछा है तो कौन सा होगा? एफ जंपर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जी जंपर। जी जंपर का दूसरा नाम क्या है? तो जो जी जंपर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? वो होता है कंटिन्यूटी जंपर। कौन सा होता है? कंटिन्यूटी जंपर। अब कंटिन्यूटी जंपर क्यों कहते हैं? कि जब एक ओवरलैप जब खत्म होता है, टेंशन लेंथ खत्म होती है, तो एक ओवरलैप स्टार्ट करके दूसरी टेंशन लेंथ को स्टार्ट करते हैं, तो एक टेंशन लेंथ से का संबंध दूसरी टेंशन लेंथ में जो संपर्क किया जाता है, संबंध होता है, तो वो जी जंपर होता है। तो ये क्या है कि करंट की कंटिन्यूटी बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी डिवीजन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कितने डिवीजन हैं?
तो इंडियन रेलवे में कितने डिवीज़न है? 71 डिवीज़न। कितने? 71। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ कोर, CORE। क्या? फुल फॉर्म ऑफ कोर, CORE। अब इसके जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। कोर का मतलब होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है? सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कोर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी क्रिप पॉइंट इज प्रोवाइडेड। जो रेगुलेटेड OHE होती है उसमें जो एंटी क्रिप पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? तो इस ऑप्शन दिए हैं, स्टार्टिंग ऑफ टेंशन लेंथ, टेंशन लेंथ के प्रारंभ में, या फिनिशिंग ऑफ टेंशन लेंथ, टेंशन लेंथ के अंत में, या मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटी क्रिप दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ, टेंशन लेंथ के बीच में ही हम एंटी क्रिप पॉइंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायम्बे OHE कैन बी यूज्ड फॉर। जो ट्रायम्बे OHE होती है वो कहाँ यूज की जाती है? तो ट्रायम्बे OHE ओनली साइडिंग में यूज की जाती है। इसमें साइडिंग में। अब ट्रायम्बे OHE में क्या होता है कि ओनली एक कॉन्टैक्ट वायर ही होता है। क्या होता है? कॉन्टैक्ट वायर, उसमें कैटेनरी वायर यूज नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की जो OHE कहाँ यूज की जाती है? यार्डों में साइडिंग लाइन में ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस बिटवीन टू OHE कंडक्टर इन इंसुलेटेड ओवरलैप। जो इंसुलेटेड ओवरलैप होता है उसमें दो OHE के बीच में, दो OHE के कंडक्टर होते हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो वो होता है 500 mm। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 500। तो इंसुलेटेड IOL में तो गैप होता है 500 mm, 500 mm। और ये UIOL होता, अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता, तो इसके बीच में, दो OHE के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 200 mm। कितना होता है? 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम परमिशन रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेसेंट स्पान शेल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन मेन लाइन। जो मेन लाइन में दो स्पानों के बीच में कॉन्टैक्ट वायर में जो रिलेटिव ग्रेडियंट होता है वो कितने तक परमिशन होता है? तो जो रिलेटिव ग्रेडियंट होता है वो होता है 1.5 mm पर मीटर। कितना? 1.5। ग्रेडियंट कितना होता है? ग्रेडियंट अपना होता है 3 mm पर मीटर, 3 mm पर मीटर। और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है? 1.5 mm पर मीटर। ये तो होता है मेन लाइन पर। कहाँ होता है? मेन लाइन पर, मेन लाइन पर। और यही साइडिंग में होता, क्या में होता? साइडिंग में होता। तो ग्रेडियंट होता है अपना 10 mm पर मीटर, 10 mm पर मीटर। और रिलेटिव ग्रेडियंट होता है अपना 5 mm पर मीटर। तो मेन लाइन पर ग्रेडियंट कितना होता है? 3 mm पर मीटर। और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है? 1.5 mm पर मीटर मेन लाइन पर। और साइडिंग में ग्रेडियंट कितना होता है? 10 mm पर मीटर। और साइडिंग में रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है? 5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन AC ट्रैक्शन में मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग। जो LC गेट पर जो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट होती है वो कितनी मिनिमम रखी जाती है? तो वो रखी जाती है 5.50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कितना? 5.5 मीटर तक मिनिमम हाइट रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एट लेवल क्रॉसिंग गेट मैक्सिमम हाइट ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द रोड सरफेस। जो LC गेट पे हाइट गेज लगाया जाता है उस हाइट गेज की रोड सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट होती है? तो वो होती है 4.68 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कितनी? 4.68 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डायमीटर ऑफ इंक्लाइन ड्रॉपर इन ब्रैकेट असेंबली। जो ब्रैकेट असेंबली में इंक्लाइन ड्रॉपर जो लगाया जाता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो वो होता है 7 mm पर मीटर। कितना? 7 इंक्लाइन ड्रॉपर। और जो स्पान ड्रॉपर होता है उसका डायमीटर कितना होता है? वो होता है 5 mm। कितना होता है? 5 mm। इंक्लाइन ड्रॉपर लगाया जाता है 7 mm का, और जो स्पान ड्रॉपर होता है वो होता है
5 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन AC ट्रैक्शन स्पेसिंग ऑफ ए ड्रॉपर फर्स्ट ड्रॉपर फ्रॉम सपोर्ट। AC ट्रैक्शन में सपोर्ट से पहले ड्रॉपर की दूरी कितनी रखी जाती है? तो पहले ड्रॉपर की जो दूरी रखी जाती है वो होती है 2.25। कितनी रखी जाती है? कैंटिलीवर से, जैसे ये कोई कैंटिलीवर है, इस कैंटिलीवर से जो पहला ड्रॉपर होगा वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 2.25 मीटर की दूरी पर ही ए ड्रॉपर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मटेरियल ऑफ AC कैटनरी वायर। जो AC कैटनरी वायर होता है उसका मटेरियल क्या है? तो AC कैटनरी वायर का जो मटेरियल है वो है कैडमियम कॉपर। कैटनरी वायर का कौन सा है? कैडमियम कॉपर। और कॉन्टैक्ट वायर का कौन सा होता है? ये तो उसका है कैटनरी का, और कॉन्टैक्ट का होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर। कौन सा होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डायमीटर ऑफ न्यू 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट वायर। 107 स्क्वायर mm का जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 12.24 mm, 12.24 mm। कितना? 12.24 mm। और जो कैटनरी का वो 10.54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन AC ट्रैक्शन मैक्सिमम स्टिकर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक। जो टेंजेंट सीधा ट्रैक होता है उसमें कॉन्टैक्ट वायर का जो अधिकतम स्टिकर हो वो कितना रखा जाता है? तो कॉन्टैक्ट वायर का जो अधिकतम स्टिकर हो वो रखा जाता है 200 mm। कितना? 200 mm। और यही अपना कर्व में होता तो कॉन्टैक्ट वायर का रखा जाता 300 mm। कितना? 300 mm। टेंजेंट पे 200 mm और कर्व में रखा जाता कितना? 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन रेगुलेटेड OHE हाउ मच टेंशन इज केप्ट इन OHE। जो रेगुलेटेड OHE होती है उसमें OHE में कितनी टेंशन रखी जाती है? तो रेगुलेटेड OHE में कितनी टेंशन रखी जाती है? ये रखी जाती है 2000 kg। ऑप्शन नंबर ए। कितनी? 2000 kg। तो रेगुलेटेड OHE में कौन सी में? रेगुलेटेड OHE में होती है 2000 kg। और जो अनरेगुलेटेड OHE होती है, अनरेगुलेटेड OHE इसमें रखी जाती है 3000 kg। कितनी रखी जाती है? 3000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन इंसुलेटेड ओवरलैप इज रिक्वायर्ड फॉर। इंसुलेटेड जो इंसुलेटेड ओवरलैप होता है उसकी रिक्वायर्ड कहाँ होती है? तो OHE सेक्शन पर्पज के लिए, या टू कैप्ट OHE इन करंट कलेक्शन जोन कर्व के लिए, या टू मेंटेन हाइट ऑफ OHE कंडक्टर, या फिर ये। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप बनाया जाता है वो OHE सेक्शन पर्पज के लिए ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द नॉर्मल डेसिबल लेंथ ऑफ जोन व्हेन पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट बोथ कॉन्टैक्ट वायर इन ओवरलैप बिटवीन। ओवरलैप में जब पेंटोग्राफ दो कॉन्टैक्ट वायर को एक साथ टच करके चलता है तो जो नॉर्मल डेसिबल लेंथ जोन होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 6 से 9 मीटर। ओवरलैप जोन जो होता है वो कितना होता है? 6 से 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू लोकेटेड न्यूट्रल सेक्शन। जो न्यूट्रल सेक्शन बनाया जाता है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं सिग्नल लोकेशन, या ग्रेडियंट सेक्शन, या फिर लेवल क्रॉसिंग गेट, या फिर ये सभी। तो जब न्यूट्रल सेक्शन जहाँ कहीं लगाया जाता है तो वहाँ ये सभी, सिग्नल लोकेशन भी इफेक्ट करता है, ग्रेडियंट सेक्शन भी, LC गेट भी इफेक्ट करता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन टेंजेंट ट्रैक बिफोर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी मोर देन। टेंजेंट ट्रैक पर न्यूट्रल सेक्शन से पहले जो सिग्नल लोकेशन होती है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये कितने से? 400 मीटर से अधिक सिग्नल लोकेशन से न्यूट्रल सेक्शन न्यूट्रल सेक्शन से पहले सिग्नल लोकेशन की 400 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो सिग्नल लोकेशन के बाद जो होती है वो 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। 400 मीटर पहले और 200 मीटर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
At the obligatory location, turnout contact wire is kept above from the main line contact wire. जो obligatory location होती है उस पर टर्नआउट वाले कॉन्टैक्ट वायर की को मेनलैंड वाले कॉन्टैक्ट वायर से कितना ऊंचा रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 50 mm। कितना रखा जाता है? 50 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायर्ड होती है, तो ब्रिज पाइपर्स पे, या बिफोर या आफ्टर ओवरलैंड स्ट्रक्चर पे, या क्रॉस ओवर एंड टर्नआउट पे, या फेंसिंग पे। तो जो ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर होता है ये सभी पे इसकी रिक्वायर्ड होती है, तो जो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एट द लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर शुड बी। जो सेक्शन इंसुलेटर लोकेशन पर जो कॉन्टैक्ट वायर में स्टेगर रखा जाता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए? 0। वैसे मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं? 0 से लेकर 100 mm तक SI का हम स्टेगर कॉन्टैक्ट वायर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम स्पीड अंडर सेक्शन इंसुलेटर विद ट्रेलिंग एंड रनर एट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो सेक्शन इंसुलेटर में जो ट्रेलिंग एट साइड में जो रनर होता है उसके डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक में जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होती है? वो होती है 1 से 10 kmph। कितनी? 1 से 10 kmph। और ये यदि फेसिंग एंड में होती, किस में होती? फेसिंग एंड साइड में होती, तो फिर इसकी हम रखते कितनी? 70 kmph। कितनी? 70 kmph। तो ट्रेलिंग साइड में 1 से 10 kmph और फेसिंग साइड में होती है 70 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन AC ट्रैक्शन विच जंपर डिस्ट्रीब्यूशन द करंट बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर। AC ट्रैक्शन में ऐसा कौन सा जंपर है जो कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब वो बांटता है, तो वो होता है C जंपर। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर C। कैटनरी और कॉन्टैक्ट के बीच में क्या लगाया जाता है? C जंपर। ये ही करंट को कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन अनइंसुलेटेड ओवरलैप 2 OHE आर कॉन्टैक्ट टुगेदर बाय मीन ऑफ जंपर इज कॉलिंग। अनइंसुलेटेड ओवरलैप में जो OHE, 2 OHE एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उस जंपर को कौन सा जंपर कहते हैं? उससे होते हैं G जंपर। ऑप्शन नंबर C कौन सा? G जंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी PG क्लेम आर रिक्वायर्ड फॉर G जंपर। G जंपर लगाने के लिए कितनी PG की आवश्यकता होती है? तो वो कितनी PG की आवश्यकता होती है? 8 PG की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन वर्टिकल बिटवीन लाइव एंड अर्थ फॉर 25 kV AC। 25 kV AC में जो लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है अर्थ और 25 kV AC के बीच में, तो वो कितना होता है? तो ये होता है 250 mm। लॉन्ग ड्यूरेशन कितना होता है? 250 mm। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता, कितना होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये होता है 200 mm। कितना? 200 mm। लॉन्ग ड्यूरेशन होता है 250 mm और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस फॉर 25 kV AC। 25 kV AC में मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस कितना होता है? तो वो होता है 2 मीटर। कितना होता है? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लाइटनिंग अरेस्टर प्रिवेंट OHE फॉर्म। जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो OHE में किस चीज़ को रोकता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर A, सर्च एंड इंट्रांजिट वोल्टेज, ट्रांजिस्टिक वोल्टेज। कौन से? सर्च एंड ट्रांजिट वोल्टेज। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन AC ट्रैक्शन
क्रॉस सेक्शन एरिया GIMS फ्लैट फॉर ट्रैक बॉन्डिंग के लिए जो GIMS फ्लैट पत्ती होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, तो कितना होता है, वो होता है 240 mm स्क्वायर। कितना, 240 mm स्क्वायर। 40/6 की जो पत्ती होती है ये बॉन्डिंग के लिए GIMS फ्लैट यूज की जाती है और क्रॉस सेक्शन होगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV TSS शुड बी मोर देन। जो 25 kV TSS होता है उसके लिए मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितने से 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो TSS में जो मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो 0.5 ओम रखा जाता है और SSP में 2 ओम रखा जाता है। ATO या FOB या कोई इंडिविजुअल कोई और वो उसका 10 ओम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ फॉर 25 kV स्विचिंग स्टेशन SP एंड SSP एक्ट शुड बी मोर देन। अभी मैंने बताया था कि SP SSP के लिए कितना रखा जाता है, 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी, कितना, ऑप्शन नंबर बी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ऑब्जेक्ट एंड प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर ए गुड अर्थ सिस्टम i.e. इट शुड। अच्छे अर्थ सिस्टम के लिए कौन सी ऑब्जेक्ट और प्राइमरी इनकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन दिए हैं इसमें कि स्टेबलाइज सर्किट पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड लिमिट ओवरऑल पोटेंशियल, ये भी होती है। प्रोटेक्ट मैन मटेरियल, आदमी और मटेरियल की प्रोटेक्ट के लिए भी होती है, ये भी होती है। प्रोवाइड लो इम्पीडेंस पाथ ऑफ फॉल्ट करंट के लिए लो इम्पीडेंस प्रदान करने के लिए ये भी होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच जॉइंड बोथ अपराइड इज कॉल्ड। जो दो अपराइड होते हैं उन अपराइडों को जोड़ने वाला जो एक, ये दो अपराइड हैं इनको जोड़ने वाले जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है बूम। कौन सा होता है, बूम। ये अपराइड होते हैं और ये क्या होता है, बूम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ड्रॉप मास्ट एंकरिंग इज यूज्ड एट। जो ड्रॉप मास्ट एंकरिंग के लिए जो ड्रॉप मास्ट यूज किया जाता है वो कहाँ यूज किया जाता है, प्लेटफार्म पे, ये भी सही है। वेयर डिस्टेंस बियॉन्ड द मास्ट इज नॉट अवेल इरेक्ट गायरोड, जहाँ गायरोड नहीं लगा सकते वहाँ, ये भी सही है। बिटवीन टू ट्रैक वेयर ट्रैक सेपरेशन इज नॉट सफिशेंट, जो ट्रैकों के बीच में ट्रैक सेपरेशन सफिशिएंट नहीं हो वहाँ भी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के लिए ये ड्रॉप मास्ट एंकरिंग यूज किया जाता है। एंकरिंग के लिए ड्रॉप मास्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इम्प्लांटेशन एट प्लेटफार्म बीजी। प्लेटफार्म का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कितना होता है, तो प्लेटफार्म पर कितना होता है, 4.75। ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी, 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, what will be the regulating ratio of 3 pulley block system type ATT। जो 3 pulley block system type ATT होती है उसका रेगुलेटिंग रेशियो कितना होता है, तो वो होता है 3:1। कौन सा होता है, 3:1। और बिंच टाइप ATT में कितना होता है, 5:1। तो 3 पुली में कितना होता है, 3:1 और बिंच टाइप में कितना होता है, 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, if standard steel rope broken, anti-fouling rod provide in ATD to prevent। यदि SS रोप टूट जाए तो एंटी फॉलिंग रॉड ATD को, एंटी फॉलिंग रॉड ATD में क्यों लगाई जाती है, तो ये है इसका
ओएचई फॉलिंग डाउन टू अर्थ, ओएचई को ज़मीन पर नीचे गिरने से रोकने के लिए ही एंटी फॉलिंग रॉड लगाई जाती है। यदि ऐसे स्वरूप टूट जाए तो एंटी फॉलिंग रॉड के द्वारा ही ओएचई नीचे नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट इन ओएचई टू फाइंड आउट। जो करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है वो ओएचई में किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कैटेनरी वार, या करंट केयर कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट वार, या फिर करंट केयर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट जंपर, या फिर लोकेशन ऑफ स्पार्किंग ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ पेंटोग्राफ। तो जो पेंटोग्राफ के मूवमेंट के दौरान किसी लोकेशन पर स्पार्किंग होती है तो उसकी जांच करने के लिए ही करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्लेस वेयर स्पार्किंग टेक प्लेस ड्यूरिंग करंट कलेक्शन टेस्ट, व्हाट मे बी द रीजन और स्पार्किंग ऑन अकाउंट ऑफ ओएचई। जहाँ स्पार्किंग होती है करंट कलेक्शन टेस्ट के दौरान, जहाँ स्पार्किंग होती है तो उस स्पार्किंग का ओएचई में क्या रीजन होता है? तो ऑप्शन दिया है किंग ऑफ ओएचई, ये भी रीजन होता है। इम्प्रूव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वार के ग्रेडियंट इम्प्रूव होने के कारण ये भी होता है। इम्प्रूव टेंशन ओएचई कंडक्टर में टेंशन इम्प्रूव होने पे भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कारणों के कारण स्पार्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट बाय द डिपो इंचार्ज ओवर द एंटायर सेक्शन विद। जो करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है तो डिपो इंचार्ज के द्वारा कितने दिन में सेक्शन का करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है? तो वो होता है 3 मंथ में। ऑप्शन नंबर बी। जो करंट कलेक्शन टेस्ट होता है वो डिपो इंचार्ज के द्वारा कितने महीने में होता है? 3 महीने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम एनी लाइव पार्ट ऑफ द ओएचई ट्री ब्रांच शुड नॉट बी मोर देन। ओएचई के लाइव पार्ट से जो पेड़ों की शाखाएं कितने से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए? तो 4 मीटर दूरी, यानी 4 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 4 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, टू चेक फ्री मूवमेंट एटीडी व्हाट वेट इज रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग काउंटर वेट एटीडी काउंटर वेट को खींचने के लिए कितने वेट की आवश्यकता होती है? तो पहले ये 10 kg, ऑप्शन नंबर ए 10 kg। अब 17 kg से खींचा जाता है, पहले 10 kg। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। अब 17 kg से खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फुट पेट्रोलिंग इज कैरिड आउट बाय द जेई एसएससी ऑफ द सेक्शन 1। किसी सेक्शन का जेई और एसएससी के द्वारा कितने समय में फुट पेट्रोलिंग एक बार की जानी चाहिए? तो वो होती है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में एक बार जेई या एसएससी के द्वारा किसी एक सेक्शन की फुट पेट्रोलिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एज पर इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड कम्युनिटी रिपोर्ट ऑन ओएचई मेंटेनेंस रिपोर्ट एओएच IOH ऑफ सिंगल कैंटिलीवर लोकेशन इन नॉन हैवी पॉल्यूशन जोन शैल बी डन वंस। जो नॉन हैवी पॉल्यूशन जोन जो होता है उसमें EOH का जो मेंटेनेंस किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने महीने में किया जाना चाहिए? तो वो होता है 18 मंथ, 18 महीने में। कितने में? ऑप्शन नंबर सी, 18 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पावर ब्लॉक इज ग्रांटेड टू द ओएचई सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क वाई। ओएचई सुपरवाइजर को हैवी मेंटेनेंस करने के लिए जो पावर ब्लॉक ग्रांट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो दिया जाता है टीपीसी विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। टीपीसी सेक्शन कंट्रोलर के परमिशन के आधार पर ही पावर ब्लॉक ग्रांट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर डिवीज़न में एक 2019 में टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम हुआ था। उसके
पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये वीडियो मैंने आप लोगों के मैसेज के आधार पर ही बनाया है। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि सर आप टेक्नीशियन के भी पेपर डाला करो। मैं इस वीडियो के साथ में एक 10 क्वेश्चनों के क्विज भी डालूँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर टाइमर के अनुसार बताने हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।